ये डिबेट होती रहती है, बहस भाई से अभी तो आपने सब ले लिया, स्वस्थ हो गई, जरा स्वस्थ हैं तो जरा थोड़ा सा ताली बजा के मुझे बताइए बाबा रामदेव अभी गए हैं। हाँ ठीक है, आप लोग बहुत स्वस्थ हैं और सारे आसन जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थोड़ी सी चीज है कि इसको डिबेट जैसा कहा गया कि दोनों लोग बहुत बढ़िया बहस करते हैं, और दोनों लोगों का ये कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो इतना मीठा है मामला वहां पे कि बस पूछिए ना, कितना मीठा है। दोनों लोग बहुत मीठा बोलते हैं और बड़ा रिदमिक बोलते हैं। भाई साहब का तो मैं बानगी अगर आप कहें तो मैं दे दूं, मुख्तार साहब से तो 98 से मैं इनसे मेरा मुलाकात है। अच्छा से ये बात करेंगे कि कांग्रेस की जमीन बंजर है, फिर भी हाथ में बेवफाई का खंजर है। बड़ा रिदमिक बोलते हैं, जब भी बोलेंगे रिदमिक बोलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं। दंगाइयों की ठुकाई है, बलवाइयों की कुटाई है, देश हित में जरूरी है, ये इनका परिचय है। भाई साहब का कराएं? अरे बोलिए तो हुजूर आली, अब ऐसे माने कराऊं तो अब बाकी आप जोड़िएगा। ओटी है, गोटी है, तीसरी क्या है? ये भी बड़ा रिदमिक बोलते हैं, ओटी है, गोटी है, और तीसरी मैं नहीं बोलूंगा। ये जानते हैं सारे लोग, इन्होंने 14 में बोला था, पूरा देश में रिदम हो गई थी, और ये वो उस जगह से आते हैं। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इमरान मसूद साहब बातचीत का फैसला करते हैं। एक बयान आपका आया, मैं वहीं से बिस्मिल्लाह करता हूं, वहीं से मैं श्री गणेश करता हूं। 1 घंटा आपने कहा वक्त पे 1 घंटा हमें दे दीजिए या 60 मिनट हमें दे दीजिए बस, और ऊपर वाले से गुजारिश है कि मेरी एक बार हम लोग से दुआ करिए कि हम सत्ता में आ जाएं, और बस सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए, और उसके बाद हम वक्फ और या फिर क्या आप जाने, आप ही जाने। ऐसा क्यों कहते हैं आप, इतनी अच्छा मीठा क्यों बोलते हैं? गन्ने की जगह से आते हैं फिर ऐसा 1 घंटा मांगते हैं। हाँ अब आप ही करेंगे। देखिए मैंने कहा कि खुदा से दुआ करिए कि हम आ जाएं, हम 1 घंटे में इसका इलाज कर देंगे। इसका इलाज कर देंगे वक्फ कानून का। और मुख्तार भाई कैबिनेट में रहे, मुख्तार भाई को पता है कि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर 1 घंटे में ही सारा ड्राफ्ट जाता है और सब सेट हो जाता है। मुख्तार साहब ये कहा मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। नहीं आपने इसे अरे भाई 1 घंटे में दीजिए, और ये कुछ वैसे ही है जैसे इन्होंने कहा था कि हैदराबाद में कि 15 मिनट मुझे दे दीजिए, नहीं, और जब मोदी नहीं रहेंगे, योगी नहीं रहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? मैं हिंसा की बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हिंसा भी बात करने नहीं, राजनीति के अंदर हिंसा की कोई जगह नहीं। अरे तो भाई साहब किसी ने कानून पास किया है, आप आते ही कह देंगे 1 ही घंटे में? नहीं 1 घंटे में पार्लियामेंट ने किया, जिसके आप सांसद हैं। नहीं तो पार्लियामेंट के कानून पहले नहीं पलटे गए क्या? नहीं तो पहली बार पलट रहे हैं, पहले नहीं पलटे गए क्या? जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, देखिए इसमें जो इमरान भाई ने कहा, मैं इनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि आप जिस पार्टी से हैं वो पार्टी आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के तीसरे कार्यकाल में निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। और इसके बावजूद भी कि तमाम तरह की धूर्तापूर्ण धुन होती रही और उस धूर्तापूर्ण धुन को धूल दूषित करते हुए आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है वो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे वाली बातें अक्सर होती हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो सुधार है, जो रिफॉर्म्स हैं, वो रिफॉर्म जो है वो वक्त की भी जरूरत थी और वक्त की भी जरूरत है। कुछ लोगों ने जो है वो जो लूट की लंपट लाभी थी, उसने लूट के छूट का लीगल लाइसेंस बना लिया था वक्फ के सिस्टम को, उसको जो है करेक्ट किया गया है। इससे किसी भी तरह से जो आम मुसलमान है, जो आम लोग हैं, उनके आस्था पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। आस्था का संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार। बिल्कुल इमरान भाई, अब आप बताइए। मुख्तार भाई ने कुछ बात कही, क्योंकि आपने जो ड्राफ्ट बनाया था वो पूरा ड्राफ्ट ही नहीं रखा गया। सबसे पहली बात तो जो आप चाहते थे वो पूरी बात ही नहीं हुई। वक्फ में इन्होंने लिमिटेशन एक्ट को खत्म कर दिया। उसका नतीजा क्या होगा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी, जो काबिजदार लोग हैं, जो कब्जा किए हुए बैठे हैं, जिनके लिए आपने ये सुधार की बात की थी, वो उनको लीगल एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और एडवर्स पोजीशन के अंदर वो दावा करेंगे कि हम तो मालिकाना हक मिल गया। तो आपने तो लुटेरों को और ताकत देने का काम कर दिया। दूसरी चीज, आपने वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का पहले से प्रावधान था। आपने, जब आप मिनिस्टर थे, आपने मिनिस्टर रहते हुए जो
डिजिटलाइजेशन कराया था, जो वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया था, आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 99% वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब 99% वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो फिर दूसरी आप ही की सरकार में आपके मंत्री ने दूसरी बार ये कैसे कह दिया कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और वक्फ का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपने वामसी पोर्टल बनाया था, आपका बनाया था, आपने बनाया था। वामसी पोर्टल के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर 4.5 लाख प्रॉपर्टी दिखाई, फिर 8.5 लाख दिखा दी। तो ये जो 4.5, 8.5, 9.5 और वो फिर जब वक्फ एक्ट आया तब उसके अंदर लैंड आई के 8 लाख एकड़ है, फिर 14 लाख एकड़ है। फिर हमारे एचएम ने जो पार्लियामेंट में बोले, उन्होंने बोला कि 39 लाख है। तो ये 4 महीने के स्पैन में इतना वक्त ना तो किसी ने किया, ना इतना वक्त की प्रॉपर्टी है, और एक्चुअल में इतना ना वक्त था ना है। सबसे बड़ी बात यह कि ना था ना है, लेकिन आपने अलग अलग वक्त पर अलग अलग बातें बोली। वामसी पोर्टल में आपने रजिस्ट्रेशन किया कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी कब्र मान ली, एक प्रॉपर्टी वहां जो वजूखाना है उसको मान लिया, और एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आपने 4 हिस्से करके उसको 4 प्रॉपर्टी कर दिया। दूसरी बात, अब आपने कागज के अंदर जो वक्त का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, जो वक्त रजिस्टर्ड नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने वक्फ हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे और उनके लिए आपने डॉक्यूमेंट मांगे, डॉक्यूमेंट कब के आप मांग रहे हैं? जब आप ये सरकार या देश के अंदर कानून वजूद में नहीं था। यानी 400 साल पुरानी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन कौन लाके देगा? वो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर चलती थी, वो बाय यूजर का आपने वर्ड ही हटा दिया। उसके अंदर आपने कहा कि बाय यूजर कुछ नहीं है। एक सेकंड सर, मैं पूरी बात, क्योंकि बड़ा गहरी बात है। नहीं, गहरी बात है। 400 साल, जहां 400 साल से लोग दफन हो रहे हों, आज उस प्रॉपर्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 78% प्रॉपर्टीज जो वक्फ की हैं, जो कब्रिस्तान है, जो पुरानी खानकाएं हैं, जो पुरानी दरगाहें हैं, या जो पुरानी मसाजिद हैं, जो गांव के अंदर गांव की जो मस्जिद है या गांव के अंदर जो मकान है उसके कागज नहीं होते, वो प्रॉपर्टी दर्ज होती है, बस इंदराज होती है। तो जो आपने प्रॉपर्टी गांव के अंदर कब्रिस्तान है जो छुटा हुआ पुराना चला हुआ आ रहा है और उसके कागज नहीं है, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, पूरी सर प्रतीक भाई पूरी बात होनी चाहिए। देखिए बहुत गहरी बात है। तो आपने उसको कहा कि ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है, तो 78% प्रॉपर्टी तो आपने 14,500 एकड़ में से उत्तर प्रदेश में 11,500 एकड़ के करीब आपने कह दिया तो सरकारी है। तो जहां कब्रिस्तान बना हुआ है, आप कल को उसके ऊपर दावा कोई भी कर देगा कि ये तो कब्रिस्तान नहीं है। देखिए, पहली बात ये कि मैं केवल वक्फ पे सिस्टम पे जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, बहुत हो चुका है। लेकिन मैं सिर्फ 2 लाइन की बात करना चाहता हूं। आप बहुत गहरी बात कर रहे थे, मैं गहरी तो नहीं, लेकिन मैं जो है वो बिल्कुल पुख्ता बात करना चाहता हूं। देखिए, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, हमारे देश के बंटवारे के बाद बड़ी तादाद में जो है यहाँ का मुसलमान जो है वो पाकिस्तान गया और वहां का हिंदू और सिख जो है यहाँ पर आया। जो पाकिस्तान यहाँ पर इसे गया मुसलमान, वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर अपनी जमीन जायदाद खेत खलिहान छोड़ के गया। वहां से जो सिख और हिंदू आया, वो भी वहां पर जो है वो अपने तमाम तरह के जो जायदादें थी उनको छोड़ करके आया। जो यहां से गया मुसलमान, उसको वहां की सरकार, उस वक्त की सरकार ने उन जमीनों को, उन खेतों को, उन खलिहानों को, उन जगहों को जो है वो दे दिया जो यहां से जो है वो मुसलमान गया। वहां से जो आया, उस वक्त कुछ लोग कुछ उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने जो है वो कहा कि साहब ये जो है यहां से जो है मुसलमान छोड़ के गए हैं, इस पे आप रुक जाओ। फिर कहा कि आप यहां पर जो है वो ये दुकान है, यहां पर आप रुक जाओ। आज तक जो वहां पर सब कुछ अपना लुटा करके छोड़ करके आया, वो हिंदू या सिख जो है वो न किराएदार है न मकान मालिक है, बल्कि इनलीगल ऑक्यूपेंट और एक अवैध कब्जे धारक के तौर से उसको ट्रीट किया जाता है, उसके ऊपर तलवार लटकी जाती है। मैं जो चीज कह रहा हूं, आपने सारी टेक्निकल चीजें करी, मैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए जो है वो मुझे लगता है कि इस पे तो कभी अलग से डिटेल डिस्कस, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो वक्फ का ये अमेंडमेंट एक्ट है, इसको टच मी नॉट मत बनाइए। ये जो है संसद का कानून है और संसद ने ही उसको ठीक किया है, एक चीज। दूसरी चीज, जो धार्मिक आपके आस्था है उसका 100% संरक्षण है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका सुधार है। तीसरी चीज ये
कि आपकी जो मस्जिदें हैं, जो आपके धार्मिक स्थल हैं, जो आपके जो है वो आस्था केंद्र हैं, वो पूरी तरह से 100% सुरक्षित है। लेकिन लूट की लंपट लाबी पर जो है वो उसके जो लीगल छूट का लाइसेंस था उसकी नाकाबंदी और तालाबंदी हुई और वो होके रहेगी। सर ने एक बात कही, मैं एक मिनट, आपने पूरे लाइन का डायरेक्शन चेंज कर दिया सर। मैंने अच्छा, वक्त प्रॉपर्टी, मैं एक सेकंड सर, मैंने वक्त प्रॉपर्टी की बात करी, आपने एनिमी प्रॉपर्टी की बात शुरू कर दी। वक्त प्रॉपर्टी और एनिमी प्रॉपर्टी दोनों में फर्क है सर। मैं वक्त की बात कर रहा हूं। एनिमी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। और जो लोग पाकिस्तान, मैं वक्त की बात कर रहा हूं। एनिमी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। मैं वक्त की बात कर रहा हूं। और जो लोग पाकिस्तान गए, जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा करा, संपत्ति की नहीं बात कर रहा हूं, मैं वक्त संपत्ति की बात कर रहा हूं। जो पाकिस्तान गए, जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा कराया, हम सबसे ज्यादा गुनाहगार उन लोगों को मानते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा सत्यानाश किया। और आज भी मैं आपसे कहता हूं, आपके भी रिश्तेदार होंगे, मेरे भी रिश्तेदार होंगे, जितने लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान से छोड़ करके गए वो सारे परेशान हैं। हिंदुस्तान में हम आज भी गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हम सबसे ज्यादा महफूज हैं। अच्छा, इमरान भाई इतना नाराज ना हो, आई लव यू वाली बात करते हैं। हाँ, बहुत देर से इतना हल्लाबाजी, क्या आई लव यू वाली बात करते हैं। चलिए, मतलब हमें तो आई लव यू में विश्वास है, बिल्कुल। इनको आई लव यू मोहम्मद में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, आपको है? अरे हम तो कह रहे हैं आई लव यू वाले हैं हम तो। नहीं, हम ये पूछ, आपने कुछ बयान दिया आई लव यू मोहम्मद? मैंने बयान दिया, सुन लीजिए पूरा बयान। हाँ, बताइए। मैंने कहा कि मुसलमान अपने आप में इस बात की गारंटी है कि उसे मोहम्मद से मोहब्बत है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में गारंटी है। ये क्या तमाशा देश में बना दिया कि आप मस्जिद के सामने खड़े होकर के पोस्टर लहराएंगे और पीछे से भीड़ चलेगी और एक अराजकता का नंगा नाच शुरू करा देंगे, क्या मतलब है? और पुलिस को, आपको गोली मारते हुए दर्द नहीं होता, आपको डंडा मारते हुए दर्द नहीं होता, आपके ऊपर मुकदमे लादते हुए दर्द नहीं होता। मैं आपका बयान पढ़ता हूं। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले ढाबों को तोड़ दिया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है, उन्हें लूट दिया जाता है। सुनिए, मेरा अभी का बयान, पूरा बयान बता रहा हूं मैं, ये भी बता रहा हूं पूरा बयान। तो देश में दो तरह के कानून होंगे। आप मुजफ्फरनगर से लेकर के और यहां दिल्ली तक कितने ढाबे तोड़े गए, वो मुसलमान के तो नहीं थे, वो तो हिंदू भाइयों के थे। कितने ढाबों पर तोड़फोड़ हुई। फतेहपुर के अंदर आप बैरिकेडिंग पुलिस की तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं लोग, कब्रें तोड़ते हैं, झंडा लहरा देते हैं, लेकिन वहां ना डंडा चलता है ना लाठी चलती है, पुलिस को धक्का दे दिया जाता है। लेकिन बरेली में पोस्टर लहरा करके वो आगे चलते हैं तो लाठियों से हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर चल जाएगा और गोली मार दी जाएगी, टांग बेच के गोली भी मार दी। तो ये जो बात हो रही है, मैं कह रहा हूं, मैं उसको बिल्कुल किसी सूरत में जायज नहीं मानता कि आप पोस्टर लहरा करके आप हंगामा करें, लेकिन ये दो तरह के कानून चल रहे हैं। ये वजह क्या थी, क्यों दिल लहराया गया? गलत, तो लोग जानना चाहते हैं। गलत। मुसलमान की जरूरत नहीं है, मुसलमान तो अपने आप में गारंटी है इस बात की कि आपसे तो दो बातें क्यों कहते हैं? एक वो भी जोड़ देते हैं, आप ये भी जोड़ देते हैं कि दो तरह का। जो गलत है वो गलत कह रहा हूं, जो सही है वो सही कह रहा हूं। देखिए, मैं बताऊं, जो इमरान साहब कह नहीं पा रहे हैं, लव के नाम पर हेट का जो हारा हंगामा है उसको कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। आप लव के बैनर के नीचे और हेट का बवंडर करेंगे, कहेंगे कि प्यार का बैनर है और नफरत का बवंडर करेंगे, वो मुझे लगता है ठीक नहीं। और जहां तक सवाल है कि हर मुसलमान लव यू तो कह रहे हैं, कहता है, गर्व के साथ कहता है, लव यू तो कह रहे हैं, लव यू तो कह रहे हैं बस। देखिए, इस जो बात उन्होंने कही वो बात मैं भी उसको साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप जो है वो लव यू कहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, महादेव कहिए, मुल्क कहिए, मेरा मुल्क कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जो है वो लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। मेरा देश अकेला देश है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। एक मिनट, मेरा देश अकेला देश है। दुनिया में रहने वाला जो मुसलमान है उसमें जो है वो हर दुनिया के रहने वाले 10 मुसलमान में से एक मुसलमान कहां रहता है? हिंदुस्तान में रहता है। जितने भी देश के दुनिया के इस्लामिक देश हैं, ज्यादातर इस्लामिक देशों से ज्यादा इस्लाम के मानने वाले भारत में रहते हैं। यहां पर जो है वो लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं जहां पर जो है वो मुसलमान अपने जो है वो धार्मिक जो उनके आस्था है उसका वो करता है, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। हाँ। तो इसलिए किसी को कभी कोई आपत्ति नहीं है। और ये मुल्क जो है मेरा पंथ निरपेक्ष इसलिए है कि इस देश का बहुसंख्यक पंथ निरपेक्ष संस्कार से तौर से है और उसकी सोच है
और वो है हिंदू। अगर हिंदू इस देश में बहुसंख्यक न होता तो हमारा देश पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता था, हमारा देश भी कोई इस्लामिक झंडा लेकर के घूम रहा होता है। यह सच्चाई है, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। जब हमारा देश बटा है तो एक तरफ पाकिस्तान था और एक तरफ हिंदुस्तान। पाकिस्तान की आबादी मुसलमानों की थी जिन्होंने इस्लामिक झंडा फहराया। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का बहुसंख्यक देश था, इसने जो है पंथ निरपेक्षता का झंडा फहराया। और इसीलिए आज इस देश में कोई भी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक अधिकार सुरक्षित है और उनकी हिफाजत भी है और उनको मजबूती भी मिलती है, हमेशा मिलती रहेगी। अल्लाह आपकी बात, जो आपने बात कही, वो बात अल्लाह ताला और मजबूत करने का काम करे। ये बात सही है कि मुल्क के अंदर हम लोग, जो पाकिस्तान लोग चले गए थे, वो आज भी बर्बाद हैं। आज आप पता कर लीजिए, आज भी मुहाजिर हैं, उन्हें रहने का अधिकार नहीं है। हमारा देश बड़ा, हमारी संस्कृति का हिस्सा है ये कि हम सहिष्णु हैं, हम लोग स्वीकार करने वाले लोग हैं, हम लोग नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम लोग नफरत की जबान नहीं जानते, हम मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। और हिंदू और मुसलमान, चाहे कोई भी, सिख ईसाई कोई भी हो, हम लोगों ने पूरे मुल्क को एक मान करके सब लोगों ने तरक्की के रास्ते की बात की। जो नफरत की बात करते हैं उनका कल भी कंडम कर रहे थे और आज भी कंडम करते हैं। तो फिर सबसे पहला अख्तियार किसका है? जो इस देश के अंदर, जो इस देश का वासी है उसका इख्तियार है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का इख्तियार है। याद दिलाया था आपको। जो इस देश में रहने वाला है उस प्रत्येक नागरिक का इख्तियार है। जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है। और इस देश का नागरिक हिंदू है, मुसलमान हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, सब बराबर है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसके अंदर सबको बराबरी का अधिकार दिया था। देखिए, मैं मानता हूं एक चीज समझना चाहिए। कुछ पार्टियां जो हैं, अगर आप आज के इस हिस्ट्री नहीं है, अगर आप देखें जब से हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से जो है वो इलेक्शंस हुए, पहला इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, लेकिन उसके बाद जो है वो जिस तरह से एक कम्युनल पोलराइजेशन का एक बहुत बड़ा सियासी षड्यंत्र चलता रहा। किसने किया? सेकुलर सिंडिकेट ने किया, स्यूडो सेकुलर सिंडिकेट ने किया, मैं इससे साफ कहूंगा। और उनको ये लगता था कि मैं आज जो है वो मैं आपके कार्यक्रम में प्रतीक जी कहने में मुझे जो है वो कोई गुरेज नहीं है। आज जो है वो देश में 15% मुसलमान होगा, आज जो है वो राजनीतिक रूप से हाशिए पे खड़ा हुआ है। आज जो है उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो टिकट में हिस्सेदारी भागीदारी कराने में जो है वो 10 बार सोच रही है। क्यों? क्योंकि जो स्यूडो, मैं आपको एक मिनट रोकता हूं। एक मिनट, जो स्यूडो सेकुलर सिंडिकेट है, जो साजिशी सिंडिकेट है, उसने जो है वो मुसलमानों का जो मिजाज बना दिया, जो उनका रिवाज और मिजाज बन गया कि ऐसा है बीजेपी को हमें हराना है, किसी को भी जिता देना है। और ये जो हराने और जिताने का रिवाज मिजाज है, उसके नतीजा ये हुआ कि इनकी जैसी पार्टियों ने उसे टिकट ग्रांटेड कर लिया। मुसलमान तो वोट हमें देगा ही, इसे टिकट दो या ना दो। मैं तो बीजेपी तो इसलिए नहीं देते कि भाई हम तो दे रहे हैं, तब भी तुम हमें नहीं दे रहे हो। मैं तो कल बिहार से लौटा हूं 25 दिन बाद। मैं बिहार से लौटा, वो वैसी साहब की पार्टी कह रही है कि सही बात, मैं आ रहा हूं वहीं पे। वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ जाजम बिछाएंगे, हम सिर्फ कारपेट बिछाएंगे। नहीं, ये बात आपने, मैंने मेरे 10 जगह आपने बयान सुने होंगे कि जिस दिन तक मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर इस बात की ठेकेदारी करता रहेगा कि उसको भाजपा को हराना है, भाजपा नहीं हारने वाली। मुसलमान को भाजपा को हराने का नारा छोड़ना पड़ेगा। मैंने खुद बोला है और 10 जगह बोला है। और मुसलमान को ये जो बात नकवी साहब ने कही, आज हालात अपनी पार्टी के तो उन्होंने बयान कर दिए, लेकिन सो कॉल्ड जो तमाम पार्टी हैं वो अनटचेबल बनाने की जो बात हो रही है, बात बिल्कुल सही है और बहुत कड़वी और सच है। बहुत कड़वी है और सच है कि स्टेज के ऊपर भी जगह नहीं मिल रही है। ये बहुत कड़वी बात है। और मुझे हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी लाइन से मैच ना कर रहा हूं, लेकिन साहब सच बोलना मेरे मिजाज के अंदर, मेरी आदत के अंदर शुमार है। सच्चाई यही है, सच्चाई और हकीकत यही है कि मुसलमान को इस वक्त बहुत सोचने की जरूरत है। और ये भाजपा को जो हराने का नारा देते हैं, ये भाजपा को हराने की बात मत करो यार, अपने जीतने की बात करो। तुमने हरा के हराया, तो कैसे करेंगे बिहार में? हराया तुम्हारे से जाता नहीं। बिहार में कैसे करेंगे? वहां तो MY समीकरण के साथ आप खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए समीकरण वो राजनीतिक बातें अलग हैं,
वो समीकरण कौन से हैं कौन से नहीं है उनको तो ये बात आप अपनी पार्टी में खड़े करेंगे। होकर, ये बात अपनी पार्टी में खड़े होकर कह सकते जब मैं हैं? यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूं तो पूरा देश सुन रहा है। जो बात मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूं पूरा देश सुन रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अनटचेबल कर दिया हम लोगों को, और ये बात समझनी पड़ेगी मुसलमान को कि आप नफरत की बात बंद कर करके आप अपने जीतने की बात करें, आप किसी को हराने की बात मत करिए। तो फिर ओवैसी साहब को क्यों नहीं लेते साथ नहीं, में? मैं एक मिनट प्रतीक, देखिए क्या है जो इमरान भाई ने कही, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत ही अदब के साथ कि बीजेपी ने मुसलमानों को अनटचेबल नहीं किया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मफाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है वो बीजेपी को अनटचेबल बनाते बनाते जो है वो खुद जो है वो मुसलमान अनटचेबल हो गए। सर आपको ही कर दिया अनटचेबल उन्होंने। बिल्कुल क्या बात नहीं, कर रहे हैं? मैं मानता हूं, और इसलिए जो है ये वक्त आ गया है जब जो है वो बीजेपी को हराने का रिवाज और मिजाज से बाहर निकलना होगा, और गुण और दोष के आधार पर आप जो है वोट करिए, जो ठीक हो उसको जिताइए, जिसको हराइए। और आज नतीजा ये हो गया कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिनको आप दशकों से आंख बंद करके सिर्फ जो है वो रेला जो है भेड़िया धसान वोट करते रहे, वही वो कह रहे वो हैं कि पार्टियां जो है NRC आज का आपको विरोध स्टेज करते पे हैं। वोट की बात NRC का- छोड़िए, वोट की बात छोड़िए, स्टेज पे आपको बैठने नहीं दे रही हैं कि कोई जो है वो इमरान मसूद जो है वो दिख ना जाए, इसलिए इसको स्टेज से पीछे रखो। बीजेपी की बात छोड़ो, हम तो इस सेकुलर सिंडिकेट की बात कर रहे हैं। आज इनको जो है वो जो दिन दाढ़ी टोपी वालों को लेकर के ये कंधे पे बैठते थे, आज इनकी पार्टियों के अंदर कहा जाता है भैया ये जरा इनको पीछे रखना, इससे जो है वो दूसरे लोग बड़े नाराज हो जाएंगे। मैं माफ कीजिएगा, ये हकीकत, और इस हकीकत को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस नई पीढ़ी को ये समझना होगा और सोचना होगा। साहब मैं तो जो आपने बात कही वही बात कही, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी ने तो आपको अनटचेबल कर दिया। अगर आपका नाम मुख्तार अब्बास नकवी ना होता तो क्या कैबिनेट से आप बाहर होते? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर इतने बड़े, उसके अंदर एक भी आदमी नहीं आपका कि वो कैबिनेट के अंदर बैठ सके, देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी की हिस्सेदारी होने के बावजूद। तो ये, और जो दूसरी बात आपने कही वो बात भी सच है, वो बात भी सच है, उसमें झूठ नहीं है, उसमें झूठ कुछ भी नहीं है, वो बात भी सच है। तो अब ये मुसलमान को तय करना होगा कि मुसलमान, ये जो बात होती है कि साहब मुसलमान नहीं कर दिया, हर बात नफरत की मुसलमान, तो मुसलमान को हटना होगा। ठीक है, आप लड़िए चुनाव, आपको वोट देना है, आप वोट डालिए। जब हर चीज पे, वक्त पे, एनआरसीसी पे, ट्रिपल तलाक पे विरोध शुरू हो जाता है, तो ये सारे की सारी चीजें नफरत की हमारे लिए ही तो इस्तेमाल की जाती हैं। एनआरसी के नाम के ऊपर, एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम के ऊपर अच्छा सबसे कोई ज्यादा सवाल, उत्पीड़न कोई तो हमारा ही सवाल होना है। कोई एक सवाल अगर किसी के पास हो तो, अच्छा वो हो आगे आ जाइए जरा, जनाब अली आइए, वही क्विक आगे आइए, आगे आइए, उतनी दूर बैठेंगे कहां से काम चलेगा? पाठक जी पास आइए। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे सर ने अभी पूछा सीए हो, एनआरसी हो, तो क्या मुसलमान इतना कमजोर है भारतवर्ष का, इतना सुरक्षित होने के बावजूद आप क्यों, आपकी चिंगारी, आपके नेता कहते हैं किरोसिन ऑयल छिड़क दिया गया है, बस माचिस लगाने की देरी है, तो ये क्या आपका मोटिव है? सुना नहीं, कौन सा माचिस किस चीज के लिए कहा? एक मिनट पाठक साहब, अरे माचिस की तीली बताइए कहां कहां गया? किरोसिन ऑयल छिड़क दिया गया कहाँ है। छिड़क दिया? कि किसने आप कहा? अपने राहुल गांधी जी ने। अरे क्या आप हवा की बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो? पता नहीं आप कहां से निकाल के लाते हो भाई। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? आपने सीए एनआरसी के नाम के ऊपर सिर्फ नफरत ही तो परोस रहे हो, ये आपका एजेंडा है, यही चलाना चाहते हो आप, इसके अलावा क्या है? आप बताओ, आपने घुसपैठिया करके आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो डेमोग्राफी चेंज हो गई, डेमोग्राफी कोई एक दो लाख से तो चेंज नहीं होगी, उसमें करोड़ 2 करोड़ होंगे, तो बताओ कितने लोगों को आपने रिपोर्ट किया? आप बताओ, आपके पास कौन सी सूची है कि कितने घुसपैठिया है? आपके पास है कुछ नहीं, आप शोर मचाते हो, एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। देखिए मैं बताऊं क्या हुआ कि ये काल्पनिक कंफ्यूजन जो आप लोग खड़ा करते हैं, जो सीए जब आया तो सीए तो अमेंडमेंट पहली बार हुआ नहीं, 50 से लेकर के और कई बार जो है वो सीए का अमेंडमेंट हुआ, उसको लेकर के पूरे देश में एक शोर मचाया गया, एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश हुई कि इससे मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सीए भी आ गया, किसी की नागरिकता नहीं गई। दूसरी चीज आपने जो है वो उसके बाद अभी जो है वो सो कॉल्ड वोट चोरी का जो हंगामा और हुड़दंग किया, मुझे लगता है कि उसमें भी जो है उसका नतीजा क्या हो रहा है कि अभी जो बिहार का चुनाव है उसके चुनाव के मैदान में रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुर आपकी तरफ ज्यादा दिख रहे हैं।
और अगर आपके रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुर दिखाई पड़ेंगे तो फिर जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या नकवी होगा? साहब, नर्वस तो आपकी तरफ भी लोग हैं काफी, नर्वस तो आपकी तरफ भी हैं लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि बीजेपी एनडीए जो है वो पूरी मजबूती के साथ, नीति भी स्पष्ट है, नेतृत्व भी सामने है। अब अभी जो इनका बिहार में कौन गठबंधन आपका है, नेतृत्व है? उस बिहार में आपका कौन नेतृत्व है? कौन चेहरा बिहार में आपका? तो आप बता दीजिए, आपका बिहार में कौन चेहरा है? नीतीश कुमार जी। हाँ? नीतीश कुमार। आप मैंने दावे से कह रहे सब नीतीश आप दावे कुमार- से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा है और देश के चेहरे के रूप में सर, ये आप नरेंद्र भी मोदी जी जानते हैं, है। मैं जानता हूं कि वो नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक इनका सवाल है, इनके यहां जो है इस गठबंधन की गाड़ी में जो ड्राइवर है वो तो अनाड़ी है, पैसेंजर सारे खिलाड़ी हैं। तो अब ये गठबंधन की गाड़ी कहां गिरेगी, कहां जाएगी, किस गढ़ में जाएगी? लेट्स वेट एंड वॉच। आपके साथ तो गठबंधन में जो रहता है वो आपके बंधन में ऐसा बनता है कि वो अपना ही भूल जाता है। आप उठा लीजिए अपना इतिहास। अभी इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार कहां जाएंगे वो उनको भी पता, और ये आपको पता होगा। भाईजान, आपके जितने गठबंधन के साथी थे सबको तो आप एक एक करके निकल गए, भाईजान थोड़ा किसको है? भाईजान देखिए, बात दरअसल ये है कि न्यूज 18 की ये जो गाड़ी है जिसमें चल रहे हैं आप दोनों लोग बैठे हैं, वो आधा घंटा लेट चल रही है। तो उधर से आवाज आई कि प्रतीक जी आप इसको वाइंड अप कर दीजिए, ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका ये नेचर भी नहीं है। आई लव यू मैं आपसे भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। आइए, आगे आइए। तो प्यार मोहब्बत के साथ में इस सेशन को एंड जरूर किया गया है, लेकिन ये जो अरीना था निश्चित तौर पे फाइटिंग अरीना जैसा ही लग रहा था और इसमें आग भी लगी हुई थी और दूसरी तरफ बुझाने की कोशिश जरूर की जा रही थी, लेकिन मुद्दे कई सारे मुखर तौर पे निकलकर सामने आए हैं। मसूद साहब कह के तो गए हैं कि मुसलमानों को भूलना होगा कि बीजेपी को हराना है और उसके बाद